राधे राधे सभी को। तो आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विच टॉक्स अबाउट कंपोजिशन लेवी। तो आज हम लोग कंपोजिशन लेवी को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप सब लोगों को पता है जो कंपोजिशन लेवी है वो अलग ही एक क्या है स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने स्मॉल बिजनेसमैन के लिए निकाली हुई है। आप लोगों को पता है कि अगर आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही स्मॉल लेवल का बिजनेस है, आपकी जो टर्नओवर है 10 लाख 20 लाख 40 लाख तक है, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट क्या होता है कि अगर आपकी जो टर्नओवर है 20 लाख 40 लाख से इंक्रीज करती है तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं तो उन लोगों के लिए कंप्लाइंसेस करना क्या होता है बहुत थोड़ा टफ हो जाता है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मंथली जीएसटीआर 1 भरना, जीएसटीआर 3 भी भरना, एनुअल रिटर्न्स भरना, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, ये सारे के हैं बर्डन जो है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बहुत हैवी हो जाते हैं। तो इसी के लिए क्या है गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 में कंपोजिशन लेवी को डाला और वहाँ पे स्मॉल बिजनेसमैन को रिलैक्सेशन दी कि आप लोगों को ना तो ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, आपको सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर क्या करना है फॉलो करना है, आपको कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, आपको रिकॉर्ड्स भी मिनिमम मेंटेन करने हैं, आपको रिटर्न भी क्या करनी है एनुअली रिटर्न भरनी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट क्या दिए गए स्मॉल टैक्स पेयर्स को, स्मॉल बिजनेसमैन को क्या दिए गए अंडर सेक्शन 10 के अंदर दिए गए, ठीक है। तो इसी कंपोजिशन स्कीम को हम लोग आज की क्लास में क्या है इन डिटेल में क्या करने वाले हैं रिवाइज करने वाले हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो नोट्स मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इन नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग इन नोट्स को क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो और मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं आपको वहाँ से डायरेक्टली नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो चलो हम लोग क्या करते हैं अब आगे बढ़ते हैं अपने कंपोजिशन लेवी चैप्टर की ओर। यस, तो ये हमारा कंपोजिशन लेवी जो है क्या है एक तरीके से क्या है अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी है ना, जो कि किसके लिए डिजाइन किया गया है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, है ना, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। ये क्या करता है कंप्लायंस कोर्स। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि कंपोजिशन लेवी के अंदर जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है उनको ज़्यादा रिटर्न्स भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, मंथली रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्लायंस कोस्ट क्या होती है यहाँ पे रिड्यूस होती है, ठीक है। तो कंपोजिशन लेवी जो सेक्शन 10 के अंदर है वो दो सब सेक्शन में कंपोजिशन लेवी दी गई है। एक तो सेक्शन 10(1) और 2 क्या है कंपोजिशन लेवी अंडर गुड्स, ठीक है। मतलब क्या है ये कंपोजिशन लेवी किसके लिए है जो सप्लायर क्या है जो स्मॉल टैक्स पेयर जो है गुड्स के अंदर डील करते हैं, मेजरली गुड्स के अंदर डील करते हैं। सेक्शन 10(2)(a) में एक कंपोजिशन लेवी दी गई है। इसके अंदर वो पर्सन फॉल करते हैं, वो स्मॉल टैक्स पेयर फॉल करते हैं जो कि 10(1) और 2 में क्या करते हैं एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज, ठीक है। हालांकि ऐसी लॉ में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखी है गुड्स और सर्विसेज, बट अगर आप लोग जब सेक्शंस को पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसीलिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि कंपोजिशन लेवी के अंदर जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि अगर किसी भी पर्सन की जो टर्नओवर है ना, जो टर्नओवर है वो अगर एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख 40 लाख 10 लाख से इंक्रीज हो जाती है ना, इंक्रीज हो जाती है तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है नॉर्मल केस में क्या लेना पड़ता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है, लेना पड़ता है। और क्या होता है कुछ केसेस में अगर ये टर्नओवर एक्सीड नहीं भी होती है तो भी क्या हम लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं ना, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है किसी किसी केस में
कि अगर आपकी टर्नओवर 20, 40 या 10 लाख एज द केस में भी उससे इंक्रीज होती है, ठीक है, बट आप क्या हो, स्मॉल टैक्स पेयर हो, आप लोगों को बर्डन ज़्यादा आएगा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेने में, या फिर आपको कंप्लायंस कोड ज़्यादा लगेगी, आपके पास स्टाफ की कमी है, आपको बुक्स ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सेक्शन 10 के अंदर कंपोजिशन लेवी ले सकते हो। और कंपोजिशन लेवी लेने की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या प्रोसीजर है वो हम लोग अब डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखो, कंपोजिशन लेवी जो है सेक्शन 10 में डिफाइन है, ठीक है। अब देखो, कोई भी पर्सन जब रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है या फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो उसके पास क्या है, दो ऑप्शन आते हैं, या तो वो नॉर्मल चार्ज में ले ले, ठीक है, नॉर्मल चार्ज में ले ले। अगर वो नॉर्मल चार्ज में लेता है तो उसके पास सारे के सारे प्रोविजन हैं जीएसटी लॉ के अप्लाई हो जाते हैं। मतलब जैसे कि उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, उसे क्वार्टरली और मंथली रिटर्न भरनी है ना, उसे एनुअल रिटर्न भरनी है, ठीक है, उसे जीएसटी एचएसएन और एसएससी कोड के हिसाब से जो है जीएसटी पे करना है, ठीक है। आपको सारे के सारे प्रोविजन क्या है, नॉर्मल चार्ज में जीएसटी के अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब एसएससी के पास एक दूसरा ऑप्शन होता है कि वो क्या करे, टैक्स पेयर टाइप में जाके कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए उसको क्या है, कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, जब भी वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकता है। वो क्या क्या कंडीशन है वो हम लोग एक बार देखते हैं। देखो, अगर उस टैक्स पेयर की जो कि कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है, वो कब कर सकता है, अगर उस टैक्स पेयर की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट टर्नओवर थी वो कितनी थी, मतलब 1.5 सीआर या 1.5 सीआर से कम थी, ठीक है। तो क्या है, 1.5 सीआर या फिर 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट, है ना, वो हम लोग अभी देखेंगे, कैटेगरी के स्टेट, ठीक है। अगर 1.5 सीआर या 75 लाख से कम थी, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 सीआर या 75 लाख से कम थी, ये 50 लाख जो है वो कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(2)A के लिए है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इससे कम थी तो करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा कंपोजिशन लेवी के लिए। और आप लोगों को पता है कि कंपोजिशन लेवी जो है वो क्या है, होल ऑफ पैन, मतलब होल इंडिया के बेसिस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके एक पैन पे मल्टीपल जीएसटी नंबर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जीएसटी नंबर पे कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से टैक्स पे करें और दूसरा नॉर्मल चार्ज से पे करें, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर आपका कंपोजिशन स्कीम आप एक रजिस्ट्रेशन पे क्या कर रहे हो, ऑप्ट कर रहे हो, तो वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन पे ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम लोगों ने करंट ईयर में क्या करा, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया, तो आपको स्पेसिफाइड रेट से जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है, जीएसटी स्पेसिफाइड रेट से देना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, हम लोग अभी ये देखेंगे टर्नओवर इन स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो 0.5 ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट आपको देना है, और यूटी एट द केस में भी। अगर आप ट्रेडर हो तो 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट और यूटी आपको देना है। ये एक बार ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी है, यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट और यूटी है। अगर आप रेस्टोरेंट या कैटरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो आपको 2.5% प्लस 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये तो सिंपल हो गया 0.5%, लेकिन आप लोगों को क्या देखना है, टर्नओवर इन स्टेट क्या होता है, ठीक है। और सेकंड केस में आपको देखना है टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट में आप लोगों को क्या क्या लेना है, ठीक है। ये हम लोग आगे अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो अब ये जो एप्लीकेबल रेट से टैक्स उसे देना है वो करंट ईयर में देना है, ठीक है, करंट ईयर की टर्नओवर पे उसे एप्लीकेबल रेट से टैक्स देना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज करो कि करंट ईयर में उसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी और
उसकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपीज है, तो 1 करोड़ पे, और वो क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा 0.5% क्या करेगा, CGST LGST क्या करेगा, लेकिन उसे टर्नओवर इन स्टेट निकालनी पड़ेगी, उसका 0.5% क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन दूसरी साइड अगर हम लोग देखते हैं कि अगर इसकी जो टर्नओवर है वो इस साल में करंट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि हम लोग जो है कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी देखने के लिए हम लोगों को प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर देखनी पड़ती है। हो सकता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 1.5 सीआर से कम हो, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो टर्नओवर है वो 1.5 सीआर से एक्सीड हो जाए, तो क्या वो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 1.5 सीआर से एक्सीड जितनी भी टर्नओवर हुई है उस पे भी उसे क्या है, ये कंसेशनल रेट एप्लीकेबल होंगे नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है, आपको जो कंसेशनल रेट से टैक्स देने के लिए जो अलाउ किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 सीआर और 75 लाख एज द केस में भी, वो उतने टर्नओवर तक आप लोग क्या कर सकते हो, कंसेशनल रेट से दे सकते हो, रेट टैक्स दे सकते हो। उसके बाद अगर आपका एक भी रुपये का टर्नओवर एक्सीड करता है तो आप लोग क्या हो जाओगे, नॉर्मल चार्ज में आ जाओगे। और नॉर्मल चार्ज में जब आप आ जाओगे तो आप लोग को पता है कि आप के ऊपर जीएसटी के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको हर एक टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, आपको जीएसटी जो है वो HSN और SSC कोड पे जो रेट स्पेसिफाइड है उसके हिसाब से देना पड़ेगा, आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको रिटर्न्स क्या मंथली भरनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी टर्नओवर क्या है 1.5 सीआर और 75 लाख से एक्सीड हो जाती है करंट ईयर में, तो आप नॉर्मल चार्ज में आ जाओगे, ठीक है। लेकिन उतने अमाउंट तक, मतलब 1.5 सीआर और 75 लाख तक आप क्या कर सकते हो, कंसेशनल रेट से टैक्स पे कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है तो आपको कुछ कंडीशन भी क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। क्या कि आप क्या नहीं होने चाहिए, आप एंगेज नहीं होने चाहिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर। मतलब आप लोगों ने ध्यान दिया 10(1) और 10(2) में जो कंपोजिशन लेवी है उसमें आप क्या नहीं कर सकते, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे ये जो रेस्टोरेंट और कैटरिंग की सर्विसेज हैं वो भी तो क्या है, सर्विसेज ही हैं, तो यहाँ तो ये सर्विसेज एलिजिबल की हुई हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है कि आप क्या हो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो कर सकते हो, आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं कर सकते एक्सेप्ट जो रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं, उसको छोड़ के कोई भी आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं कर सकते। तो एक इंडस्ट्री में बहुत दिक्कत आने लगी, जो भी बंदा एक रुपए की भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज करेगा वो कंपोजिशन लेवी से बाहर हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रैक्टिकल इशू होने वाला था। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने कुछ पोर्शन क्या है सप्लाई ऑफ सर्विसेज को क्या करा, अलाउ किया। वो क्या है, उन्होंने बोला 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का क्या निकालना है, टर्नओवर इन स्टेट और यूटी निकालना है, उसका 10% करना है, और 5 लाख विच एवर इज हायर, जितना भी अमाउंट आएगा उतने अमाउंट तक की आप करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या कर सकते हो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर इन स्टेट और यूटी था वो 70 लाख रुपीस था, तो आपने क्या करा, 70 लाख रुपीस का 10% कितना हुआ, 7 लाख रुपीस हुआ, और 5 लाख विच एवर इज हायर कितना हुआ, 7 लाख। मतलब आप करंट फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है उस ईयर में आप क्या कर सकते हो, 7 लाख तक की सर्विसेज क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। अब एक चीज और देखनी है, ये जो आप क्या करोगे 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी जो निकालोगे, जो 10% 70 लाख रुपीस का 10% हमने करा,
तो 70 लाख रुपीस को कैलकुलेट करते समय आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम नहीं लेनी है। मतलब ये हुआ कि आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 70 लाख जो क्या थी टर्नओवर थी, क्या थी नॉर्मल केस में थी, और आपकी जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट की जो इनकम थी वो 5 लाख रुपीस थी। तो अगर आप लोग देखोगे कि आपकी जो टोटल टर्नओवर इन स्टेट और यूटी कितनी हो गई, 75 लाख हो गई। लेकिन आपको क्या करना है, ये 10% की कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम है उसे एक्सक्लूड करके चलना है। तो मतलब 70 लाख का आपको 10% करना है और इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम को एक्सक्लूड करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है कि जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है वो एंगेज नहीं होना चाहिए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब क्या है, वो बंदा क्या नहीं होना चाहिए, अगर वो क्या है कंपोजिशन स्कीम में है तो वो ऐसी सब गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई नहीं करेगा जो कि जीएसटी के अंदर जिस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है वो पर्सन सप्लाई नहीं करेगा सर्विसेज, यहाँ गुड्स नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे गुड्स नहीं है, यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज। तो वो पर्सन क्या नहीं करेगा, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एट सोर्स टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। मतलब वो जो पर्सन है कंपोजिशन स्कीम ले रहा है वो क्या नहीं करेगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं करेगा। किसके थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, जो कि क्या करता है, टीसीएस कलेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, वो ही इज नाइदर अ सीटीपी और एनआरटीपी, वो सीटीपी और एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि वो किसमें एंगेज नहीं होना चाहिए, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। उसके बाद वो किसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। कौन से हैं, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, आइसक्रीम, अदर एडिबल ऑयल, टबैको, फ्लाई एसेस, ये सारे जो गुड्स हैं इसमें इसका मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। मतलब कि इसका ट्रेडर होगा वो चलेगा, मतलब मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से कंपोजिशन लेवी के प्रोविजन समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकूं। ठीक है। नेक्स्ट जो स्कीम है 10(2)(a की, 10(2)(a आप लोगों को पता है इसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज भी हम कहते हैं। तो इसके लिए एलिजिबल बंदा कैसे होगा, है ना। अगर वो बंदा क्या है 10(1) में और 10(2) में एलिजिबल नहीं है तो वो क्या कर सकता है 10(2)(a) में आ सकता है। तो अब उसके लिए वो एलिजिबल कैसे होगा 10(2)(a) के लिए, अगर उसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है कौन सी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कौन सी होती है, जो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिफाइन है, वो हम लोग नीचे भी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की कितनी है, लेस देन इज इक्वल टू 50 लाख रुपीस तक है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 50 लाख रुपीस तक की टर्नओवर पे क्या करता है, कंसेशनल रेट पे टैक्स पे कर सकता है। ठीक है। तो अप टू एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 50 लाख तक तो वो क्या करेगा, नॉर्मल रेट, वो कंसेशनल रेट से टैक्स पे करेगा। अगर उसकी टर्नओवर एक्सीड हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वो इनएलिजिबल हो जाएगा कंपोजिशन लेवी के लिए और उसे नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 50 लाख से जितनी भी टर्नओवर उसकी एक्सीड होगी उस पोर्शन पे वो क्या करेगा, नॉर्मल स्कीम पे टैक्स पे करेगा और उस पे सारे के सारे जीएसटी के प्रोविजन नॉर्मली एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है, जो रेट जो डिफाइन है आप लोगों के लिए, जो रेट डिफाइन है वो क्या, कौन सा रेट है, 3% प्लस 3% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। अब आप लोगों को मैंने पहले से बता दिया है कि टर्नओवर इन स्टेट और यूटी कैलकुलेट करते टाइम हमें एक्सक्लूड करना है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट,
है ना, इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम हमें एक्सक्लूड करनी है। ठीक है, हम लोग अब एक बार दोनों के केस के लिए जो हम लोगों ने इस प्रोविजन में, इस सेक्शन में जो टर्नओवर इन स्टेट और यूटी देखना है वो हम लोग एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो, जो हमें टैक्स देना है, आप लोगों ने देखा दोनों के दोनों स्कीम के अंदर हमें जो टैक्स देना है वो किस पे देना है, हमने ऊपर पढ़ा 0.5% मैन्युफैक्चरर के केस में टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रेडर के केस में पढ़ा 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग के केस में 2.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 10(2)A में पढ़ा, है ना, 10(2)A में हमने क्या पढ़ा, 3% + 3% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। तो टर्नओवर इन स्टेट और यूटी निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे टर्नओवर इन स्टेट और यूटी में हम लोग को क्या क्या इंक्लूड करना है। ठीक है, तो सारी की सारी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, मतलब कि टैक्सेबल सप्लाई की सारी वैल्यू हम लोग ले लेंगे और उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिस पे हम लोगों ने क्या करा है, आरसीएम पे करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ले लेंगे और उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे जिस इनवर्ट सप्लाई पे हमें आरसीएम पे टैक्स पे करना है, क्योंकि वो जो सप्लाई है वो क्या है, सामने वाले सप्लायर की सप्लाई है। मतलब कि लेट्स सपोज कि किसी एडवोकेट ने मेरे को सप्लाई करी, ठीक है, और उस पे मेरे को आरसीएम पे टैक्स पे करना है, तो वो मेरी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। हालांकि उस पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी मेरी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वो जो है मेरी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सारी टैक्सेबल सप्लाई ले लेते हैं, लेकिन एक्सक्लूड कर देते हैं इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन आरसीएम। ठीक है, और उसके बाद सारी एग्जाम सप्लाई हम लोग ले लेंगे। कौन सी एग्जाम सप्लाई, जो मेड विद इन स्टेट और यूटी। ठीक है, मेड विद इन स्टेट और यूटी बाय द टैक्सेबल पर्सन। फिर उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और उसके बाद हम लोग ले लेंगे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, है ना, मेड फ्रॉम द स्टेट, मतलब कि फ्रॉम द स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से जो आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है वो हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन इसमें एक्सक्लूड कर लेंगे हम लोग जितने भी जीएसटी के टैक्सेस होते हैं प्लस इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। मतलब इसमें से हम लोगों को तीन चीज मेजरली हमें एक्सक्लूड करनी है। क्या, सबसे पहले जीएसटी टैक्सेस, सेकंड हमें इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, थर्ड हम लोगों को एक्सक्लूड करना है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटेड की इनकम। ठीक है, आई होप आप लोगों को टर्नओवर इन स्टेट और यूटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे हम लोगों को पढ़ना है कि कुछ कंडीशन है 10(2)A में अगर कोई पर्सन एलिजिबल होता है तो वो उसको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। वो क्या क्या कंडीशन है, वो मेजरली क्या है, सेम कंडीशन जो हम लोगों ने 10(1) और 2 में पढ़ी। क्या, वो पर्सन जो है वो एंगेज नहीं होना चाहिए मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या नहीं करना चाहिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एंगेज नहीं होना चाहिए थ्रू ई कॉमर्स हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने सेम पढ़ा था क्या, कि वो इंटर स्टेट सप्लाई में एंगेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वो सीटीपी और एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, और वो लास्ट हमने पढ़ा था कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, किसका, स्पेसिफाइड गुड्स का, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो दोनों मेजर सबसेक्शन है 10 के वो क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या टर्नओवर की डेफिनेशन है जो कि हमें हेल्प करेंगी ये टैक्स की कैलकुलेशन करने में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और पढ़नी है, कौन सी, एग्रीगेट टर्नओवर की। हम लोगों ने देखा हर जगह पे एग्रीगेट टर्नओवर जो है हमें निकालना है, उस एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा था ये 10(1) और 2 में जो है उस पर्सन की वो टर्नओवर क्या होना चाहिए, उस पर्सन का टर्नओवर क्या होना चाहिए,
1.5 सीआर और 75 किसके केस में, ये हम लोगों ने देखा है यहाँ पे 75 किसके केस में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के केसेस में 75 लाख टर्नओवर देखेंगे, और बाकी सारे के सारे केसेस में हम लोग क्या देखेंगे, 1.5 सीआर देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने सेकंड जो पढ़ा था 10 to A में 50 लाख एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की देखते हैं। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा, वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो इंक्लूजन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें सारी की सारी क्या है, ऑल आउटवर्ड सप्लाई, कौन कौन सी, टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो या एक्सपोर्ट हो या इंटरस्टेट हो, है ना, ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम पैन ऑल इंडिया बेसिस, मतलब कि इंडिया बेसिस पे हम लोग निकालेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, उसमें सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इसमें से हम लोग फिर क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे CGST, SGST, IGST, सेस, जो हम लोगों ने यूटी टर्नओवर इन स्टेट और यूटी निकालते समय भी किया था। और हम लोग कर देंगे एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर RCM। सिमिलरली हमने ये चीज ऊपर भी एक्सक्लूड करी थी, और लास्ट हमने सेम वे में ऊपर भी एक्सक्लूड करी थी, कौन सी, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई of services provided by of extending deposit loan or advances in so far as consideration is represented by of interest or discount, मतलब कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम जो है वो हमें एक्सक्लूड करनी है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि ये जो सारी सप्लाई है वो हम लोगों को मतलब कि इस सप्लाई के अंदर हम लोगों को वो सप्लाई भी इंक्लूड करनी है। लेट्स सपोज कि आज 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल से लेके मतलब लेट्स सपोज जून तक हमारी 40 लाख रुपीस की सप्लाई हुई थी। ठीक है, 40 लाख रुपीस की सप्लाई हुई थी, तो इसका मतलब क्या, अभी मैं क्या हूँ, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ, है ना। तो नॉर्मली अगर मैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ तो मेरे को क्या है, क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर जो मैं कंपोजिशन लेवी के लिए देख रहा हूँ, क्या उसके लिए भी ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी सप्लाई, क्योंकि मैं इस 40 लाख रुपए तक तो मैं एलिजिबल नहीं हूं एज पर सेक्शन 22 ऑफ द CGST एक्ट, है ना। तो ये कहता है कि एग्रीगेट टर्नओवर देखते समय, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर किसके केस में, कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी देखते समय आपको 1 अप्रैल से जितनी भी टर्नओवर आपको है, कहाँ तक, मार्च तक, वो पूरी की पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, वो पूरी की पूरी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, आप लोगों को पता है कि जो टर्नओवर इन स्टेट और यूटी है उसके अंदर हम लोगों को अगर हम इस साल के हैं कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो जाते हैं, तो हम लोगों को क्या नहीं करना, हम लोगों को इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना, है ना, हम लोगों को एक्सपोर्ट नहीं करना, है ना, हम लोगों को क्या है, नॉट लायबल टू GST, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें डील नहीं करना। तो अगर हम ऑल इन ऑल देखेंगे तो हमारा जो 0.5%, 2.5% और 3% जो है वो क्या होगा, क्योंकि इस साल जो टर्नओवर इन स्टेट और यूटी है उसके अंदर हमारी जो टैक्सेबल सप्लाई होगी, है ना, टैक्सेबल सप्लाई होगी, प्लस हमारे पास क्या हो सकती है, नील रेटेड सप्लाई हो सकती है, और प्लस एग्जेम सप्लाई हो सकती है। और बाकी जो सप्लाईज आती हैं टर्नओवर स्टेट में, अगर वो सप्लाई हम करेंगे तो हम वैसे ही इनएलिजिबल हो जाएंगे। मतलब एक्सपोर्ट भी हम इंक्लूड करते हैं टर्नओवर इन स्टेट और यूटी में, लेकिन हम लोग अगर उस सप्लाई में अगर वो हम सप्लाई करते हैं तो हम लोग वैसे ही क्या हो जाते हैं, इनएलिजिबल हो जाते हैं, तो वो सप्लाई आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली आपको इंटरस्टेट सप्लाई भी टर्नओवर इन स्टेट और यूटी में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इस ईयर में इंटरस्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सेम आपके लिए यहाँ पे ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन इस केस में क्या है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको जो सप्लाई मिलेगी इस साल सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई मिलेगी, प्लस आपको नील रेटेड मिलेगी, प्लस आपको एग्जेम्प्ट मिलेगी, है ना, होली एग्जेम्प्ट, है ना। ठीक है, अब कुछ एडिशनल पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं अगर आप कंपोजिशन लेवी में आते हैं। आप लोगों को पता है जब आप लोग सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो सेक्शन 10 में सबसे पहली लाइन ही ये लिखी हुई है कि सब क्या है,
कि आप बेशक कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर आरसीएम के प्रोविजन एज इट इज लगेंगे और आपको आरसीएम पे टैक्स एज इट इज देना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है, आप लोगों को पता है रियल एस्टेट के केस में अगर वो पर्सन क्या है कंपोजिशन स्कीम पे में एप्लीकेबल हो जाता है, तो आप लोगों को पता है कि वो अगर कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो जाता है और वो उसकी कुछ सर्विसेज आरसीएम में भी आ जाती हैं, जैसे कि अगर उसने सीमेंट खरीदा रजिस्टर्ड से, या फिर उसने 80% से कम गुड्स और सर्विसेज ली किससे, रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस केस में उसके लिए आरसीएम भी क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। तो वहां पे क्या है, वहां पे उसे आरसीएम भी पे करना पड़ेगा और नॉर्मल आपको कंपोजिशन स्कीम पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो आरसीएम पे टैक्स पे करेगा ना, आरसीएम पे जो टैक्स पे करा जाएगा उसका आईटीसी भी आपको नहीं मिलता, ठीक है। नॉर्मल आईटीसी तो आपको मिलता ही नहीं है, लेकिन आरसीएम पे भी जो टैक्स पे किया जाएगा उस पे भी वो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, जो आप कंपोजिशन लेवी के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको जो है पेमेंट जो है क्वार्टरली करनी पड़ती है CMP 08 में, ठीक है। जो रिटर्न है आपको एक एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है GSTR 4, ठीक है। और आपको जो एनुअल रिटर्न है आपको GSTR 9A में भरनी पड़ती है, वो फॉलोइंग 31 दिसंबर भरनी पड़ती है, ठीक है। 31 दिसंबर क्या है, ड्यू डेट है आपकी, ईयर एंड होने के नेक्स्ट जो 31 दिसंबर आएगी जब तक आपको क्या करनी पड़ती है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। और GSTR 4 30 अप्रैल तक फाइल करनी पड़ती है, मतलब 31 मार्च खत्म हुआ, नेक्स्ट 30 अप्रैल तक आपने क्या भरनी पड़ती है, एनुअल रिटर्न। जो एनुअल रिटर्न होती है किसके अंदर, कंपोजिशन लेवी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमें कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपको मिनिमम रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, और आप कंपोजिशन लेवी के लिए जो कि एलिजिबल होंगे तो पैन बेसिस पे होंगे, विड्रॉल करोगे तो पैन बेसिस पे ही विड्रॉल होता है। कंपोजिशन लेवी के अंदर आपको क्या है, कंपोजिशन लेवी के अंदर आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है, ना कि टैक्स इनवॉइस। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बिल ऑफ सप्लाई दो केसेस में इशू करना पड़ता है, एक तो अगर आपकी सप्लाई की एग्जेम्प्ट है, सेकंड आप क्या हो, कंपोजिशन लेवी के अंडर, कंपोजिशन स्कीम के अंडर क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो उन दोनों केसेस में आपको बिल ऑफ सप्लाई क्या करना पड़ता है, इशू करना पड़ता है, ठीक है। आपको बिजनेस प्रीमाइसेस में मेंशन करना पड़ता है कि आप कंपोजिशन स्कीम आपने स्कीम ऑप्ट की हुई है, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम जो हमने दोनों कंपोजिशन स्कीम पढ़ी 10(1)(2) और 2A की, वो दोनों के दोनों कंपोजिशन स्कीम क्या है, ऑप्शनल है आपको ऑप्ट करना, ये कोई कंपल्सरी स्कीम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कि अगर कोई पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, लेकिन वो क्या करना चाहता है, कंपोजिशन स्कीम में क्या करना चाहता है, ऑप्ट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इंटीमेशन देगा अंडर कौन से फॉर्म में, CMP 02 में, ठीक है, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना चाहता हूँ। लेकिन वो जो है इंटीमेशन कब तक देनी पड़ेगी, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि जब फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने वाला है उससे पहले ही आपको क्या इंटीमेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कुछ एडवांटेज हैं, वो आप लोग देख लिए, कुछ नहीं है इसके अंदर, क्या क्या है, लो टैक्स रेट है, हैसल फ्री क्या है, सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल कैलकुलेशन है, और एनुअल रिटर्न सिंपल है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, आप लोगों ने क्या करा, कंपोजिशन स्कीम तो ले ली, लेकिन आप इसे अब विड्रॉल करना चाहते हैं, तो विड्रॉल हो सकती है कुछ कंडीशंस पे। अगर आपने क्या करा, वो जो कंपोजिशन स्कीम की कुछ कंडीशन थी वो आपने सेटिस्फाई नहीं करी, या फिर आप खुद ही चाहते हैं क्या, उस कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना, तो क्या करते हैं, पहले केस में अगर आपने कोई भी कंडीशन क्या कर दी, सीज टू बी सेटिस्फाई हो गई, तो उस केस में क्या है, अगर आपकी टर्नओवर क्या है, टर्नओवर आपकी एक्सीड हो जाती है, जो क्या है, टर्नओवर एक्सीड हो जाती है 1.5 CR 75 या 50 लाख एज द केस में भी, तो उसके बाद जो है, उसके बाद आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाती है, सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाती है, और आपको नॉर्मल केस में क्या सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं, आपको टैक्सेबल सप्लाई के अगेंस्ट में टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ते हैं, ठीक है।
और आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटीमेशन फाइल करनी पड़ेगी किस पे, CMP04 में, विद इन 7 days फ्रॉम द अकरेंस ऑफ सच इवेंट। ठीक है, जिस दिन आपने क्या करा, जिस दिन आपका क्या हुआ, वो लिमिट एक्सीड हुई, तो आप क्या करोगे, एक इंटीमेशन दोगे 7 days के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल। अगर सपोज करो कि आपकी जो इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल है वो आपकी 10th अप्रैल है ना, 10th अप्रैल है। ठीक है, और आपने जो है इंटीमेशन फाइल करी, कब करी, 20th अप्रैल को, है ना, अप्रैल को। तो अगर आपने जिस दिन इंटीमेशन फाइल करी उस दिन आप क्या करोगे, क्या करोगे, विड्रॉल डेट डालोगे कि आप कब से क्या हो गए, कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गए। तो आप जिस दिन ये 20th अप्रैल को क्या करोगे, इंटीमेशन डालोगे, और इसमें आपको एक डेट डालनी पड़ेगी कि विड्रॉल डेट। तो विड्रॉल डेट आपको क्या डालनी है, विड्रॉल डेट आपको क्या करनी है, इसी ईयर की डालनी है, मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल के बाद की डालनी है। आप 31 मार्च पिछले साल की विड्रॉल डेट नहीं डाल सकते। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पे, द इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच द विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम शैल टेक प्लेस शैल बी द डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन हिज इंटीमेशन। वही डेट होगी जो ये इंडिकेट करेगा अपने इंटीमेशन में। हो सकता है ये 20 अप्रैल से पहले कोई भी डेट करे, लेकिन वो डेट जो है, वो डेट सच डेट में नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटीमेशन इज फाइल्ड। ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में इंटीमेशन फाइल हो रही है उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर की वो डेट नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कि अगर पर्सन खुद चाहता है क्या कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉल करना, तो उसे सिंपल क्या करना है, CMP04 में GST CMP04 को क्या करना है, इंटीमेशन को फाइल करना है और उसमें डेट लिख देनी है किस डेट से उसे विड्रॉल करना है। तो लेकिन वो डेट जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए आपको, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो डेट जो होनी चाहिए वो इसी फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए, जिस फाइनेंशियल में उसे इंटीमेशन डाली है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ तक ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई पर्सन क्या है, कंपोजिशन स्कीम में है, लेकिन जो क्या है टैक्स अथॉरिटी को लगता है, उनके पास रीजन टू बिलीव है कि वो पर्सन क्या है, एलिजिबल नहीं है, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, और उसने कोई ना कोई कॉन्ट्रावेंट किया है किसका, प्रोविजन ऑफ द CGST एक्ट का। तो क्या करेगा, टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है, वो सोकोस नोटिस इशू करेगा फॉर्म CMP05 में, किसको, कंपोजिशन स्कीम पर्सन को, जो जिसने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ठीक है, उसके बाद वो पर्सन क्या करेगा, रिप्लाई करेगा सोकोस नोटिस का। सब रिप्लाई को क्या करेंगे, वो लोग एनालाइज करेंगे, रीड करेंगे, और फिर उसके बाद अपना ऑर्डर पास करेंगे CMP07 के अंदर। और उस ऑर्डर में वो क्या कर सकते हैं, या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके रिप्लाई को, या फिर डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे या डिनाई करेंगे, वो डिनाई कर सकते हैं किसी भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी। उन्हें लगता है कि आप पिछले साल से ही आप एलिजिबल नहीं थे कंपोजिशन स्कीम से, तो वो क्या कर सकते हैं, पिछले साल से ही आपको कंपोजिशन स्कीम से बाहर कर सकते हैं। डिनाइल कर दिया तो वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा, और अगर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से किया तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ही टैक्स नॉर्मल चार्ज में पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ऊपर के जो दोनों केसेस पढ़े, कौन सा केस, सबसे पहले एक विड्रॉल का केस, सेकंड हमने पढ़ा डिनाइल। ठीक है, डिनाइल का केस। ठीक है, डिनाइल में हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो एलिजिबल नहीं है या फिर उसने कॉन्ट्रावेंट किया है, तो अथॉरिटी सोकोस नोटिस इशू करेगी CMP05 में, और वो क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई के बाद वो ऑर्डर कर सकते हैं CMP07 में, आइदर वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर डिनाई करेंगे। ठीक है, अगर वो डिनाई करते हैं और डिनाई के इफेक्टिव डेट क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव डेट भी कोई ले सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों केस में क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी इस पर्सन को, या तो वो विड्रॉ कर रहा है उस केस में भी, या फिर उसकी क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या होगी, विड्रॉल हो गई है, मतलब कि डिनाई कर दी गई है। तो दोनों केस में इसे एक CMP03 जो है स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, और इसे इसमें बताना पड़ेगा कि कितना आपके पास स्टॉक ऑफ क्या है, इनपुट है या इनपुट्स
कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स है या फिनिश गुड्स है, मतलब कि आपके पास आज की डेट में कितना इनपुट पड़ा हुआ है स्टॉक में। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा CMP 03 में। और ये CMP 03 आप लोगों को कब फाइल करनी है, क्या विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट विद द ऑप्शन इज विड्रॉन और फ्रॉम द डेट द ऑर्डर इज डिनाइंग, मतलब कि आपने जब डिनाई करा या फिर जब यहाँ पे विड्रॉल हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको स्टॉक पे जितना भी इनपुट पड़ा है वो उसकी डिटेल CMP 03 में गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है एनी इंटीमेशन और एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल, मतलब कि आपको कोई भी डिनाइल हो रहा है, कोई भी विड्रॉल की एप्लीकेशन जा रही है, तो ये माना जाएगा कि अगर आप एक स्टेट में डाल रहे हो तो सारे के सारे स्टेट के लिए वो डाली जा रही है। मतलब कि आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए जो एलिजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, पैन इंडिया बेसिस पे होते हैं, और आप क्या है विड्रॉल भी करते हैं तो पैन इंडिया बेसिस पे ही करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्या होते हैं इंपॉर्टेंट जितने भी प्रोविजंस हैं किसके, कंपोजिशन लेवी के, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हो, इसको कमेंट बॉक्स पे आप अपने क्वेरी या डाउट को मेंशन कर सकते हो और मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कर रखा है, कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्डर दे रखे हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्या है, कुछ नहीं है, ये ICI में दिए गए कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर हैं, लेकिन इसमें ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होती है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ क्या नहीं लेना, कहाँ कहाँ ये इनकम फ्रॉम डिस्काउंट और इंटरेस्ट नहीं लेना, ये आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि आप लोगों को जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है तो वहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम एक्सक्लूड करनी है। आपको 10% की जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैलकुलेट करनी थी वो वहाँ पे भी आप लोगों को टर्नओवर स्टेट निकालते समय वो 10% में इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम नहीं लेनी है। और लास्ट जितनी भी टैक्स रेट हम लोगों ने देखी वो जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है किस पे, टर्नओवर स्टेट और यूटी में। तो टर्नओवर स्टेट और यूटी को कैलकुलेट करते टाइम भी आप लोगों को क्या नहीं लेनी, इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम को नहीं लेना। यहाँ तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको अब आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोग इसकी रिवीजन देखिए और जल्द से जल्द जाके ICI में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कर दीजिए, तो आपके क्या होंगे कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। जब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय।